Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on GDC nursing classes. तो आज हम एक और मैराथन क्लास के साथ आपके सामने आ गए हैं जो कि होने वाली है ओबीजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि ओबीजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उनके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है ये हमारे आने वाले आरआरबी एग्जाम के रिलेटेड चल रही है, सो दैट कि आपका लास्ट मोमेंट पे रिवीजन और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सबसे पहले हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल हम सब फैमिलियर है कि क्या होता है। तो बेसिकली इसमें हमसे पूछ लिया गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके वजह से हमें मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है देखने को मिलती है। क्या गोनाडोट्रोफिन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या फिर गोनाडोट्रोफिन एंड एस्ट्रोजन, या फिर गोनाडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर अच्छे से डिटेल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी जाए तो हमारे गोनाडोट्रोफिन खाली अगर हार्मोन की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन हमारा होता है बेसिकली यूट्रस की जो ग्रोथ है उसके लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, और जो एस्ट्रोजन है वो हमारी ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अगर बात करें गोनाडोट्रोफिन या एस्ट्रोजन की तो वो भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन बचता है दैट इज गोनाडोट्रोफिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि ये हमारा हार्मोन होता है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की तो हम बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। इट इज इनिशिएटर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि ये जो है इनिशिएटर होता है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन a gonad stimulating hormone, example FSH and LH। ठीक है, follicular stimulating hormone and luteinizing hormone जो है हमारे, ये भी हमारे हेल्प करते हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और जो रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड गोनाडल हार्मोन, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, मेनली फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल, एंड प्रोजेस्टेरोन मेनली फ्रॉम कॉर्पस लूटियम इन ओवरी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया है हमने जो कहाँ से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी से या फिर ओवरी से। यहाँ से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हार्मोन विच प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कौन सा हार्मोन हमें देखने को मिलता है जो क्या रोल प्ले करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस की ग्रोथ के लिए ऐसा कौन सा हार्मोन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इंपॉर्टेंट होता है, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, HCG या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। इनमें से अगर बात करें तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोलैक्टिन नहीं, क्योंकि वो हमारा कब हेल्प करता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो मिल्क के जो ब्रेस्ट से मिल्क आता है उस टाइम पे ये हमारी हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन, HCG हमारा इनिशिएट होता है ड्यूरिंग, मतलब फर्स्ट इनिशियल फेज में प्रेगनेंसी के, ये कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी है या नहीं, कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारा फॉलिकल्स पे जो है
उनको मैच्योर कराने के लिए। तो बचा अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, यूट्रस की ग्रोथ कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन मेनली सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ में अगर हम बात करें तो कॉर्पस लूटियम जो है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोजेस्टेरॉन अलोंग विद एस्ट्रोजन प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि इस फेज में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा प्ले करता है रोल यूट्रस की ग्रोथ के लिए और एस्ट्रोजन कम अमाउंट में करता है। ठीक है, तो यहां पे बोल दिया कि इस फेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं यूट्रस की ग्रोथ कराने के लिए, ताकि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो आके वहां पे इम्प्लांट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द मैमरी ग्लैंड फॉर द मिल्क सिक्रीशन आफ्टर इम्प्लांटेशन, यानी कि यूट्रस की ग्रोथ कराने के साथ साथ वो प्रिपेयर करता है मेमरी ग्लैंड को फॉर मिल्क सिक्रीशन के लिए। ठीक है, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन इट होल्ड प्रेगनेंसी कंटिन्यू बाय इनहिबिटिंग यूट्राइन मोटिलिटी, यानी कि जब हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद जो है वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, रेगुलेट करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि ट्रू पेल्विस इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो ट्रू पेल्विस है उसको हम किस और नाम से भी जान सकते हैं, एंड्रॉइड पेल्विस, प्लेटिपिलॉइड पेल्विस या गायनेकोलॉइड पेल्विस या एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो बात करें तो हमारा गायनेकॉइड पेल्विस जो है वो माना जाता है क्या, या फिर ऑल्सो नोन एज ट्रू पेल्विस। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, अ नॉर्मल फीमेल पेल्विस। ठीक है, अगर नॉर्मल फीमेल पेल्विस की बात करें तो ऑल्सो नोन एज ट्रू पेल्विस और गायनेकॉइड पेल्विस। ठीक है, नॉर्मल पेल्विस को हम ट्रू पेल्विस और गायनेकॉइड पेल्विस के नाम से जानते हैं। फीचर्स ऑफ फीमेल पेल्विस आर, यानी कि कुछ फीचर्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल पेल्विस के। A normal and the most favorable और ideal pelvis for normal delivery, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो हमारा पेल्विस है वो क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए और आइडियल पेल्विस जो है होना चाहिए। शेप ऑफ इनलेट और ब्रिम इज राउंडेड, यानी कि जो हमारा पेल्विस है उसका जो इनलेट शेप ऑफ इनलेट है और ब्रिम हम कह सकते हैं वो कैसा होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए। वुमेन शू साइज ऑफ 4 और लार्जर। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया है किसके, नॉर्मल पेल्विस के, नॉर्मल फीमेल पेल्विस के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ या फिर वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि कुछ पोजीशंस होती है फीटस की, तो वो नॉर्मल डिलीवरी या फिर वेजाइनल डिलीवरी से अगर हम बात करें तो वो कौन सी पोजीशन होती है जो फेवरेबल हो सकती है। वर्टेक्स, पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड, ऑब्लिक लाई या फिर फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो अगर बात करें तो वर्टेक्स हमारी एक ऐसी पोजीशन होती है जो नॉर्मली देखने को मिलती है, और अगर वर्टेक्स होगी तो ही क्या कर सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी इजीली हो सकती है। बात करें पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ हेड की तो ये गलत हो जाएगा, ऑब्लिक लाई है तो भी गलत हो जाएगा, और फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर बेबी की है तो भी नहीं होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए यानी कि वर्टेक्स विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल फॉर सेफ डिलीवरी, यानी कि अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज लाइक कि जो हमारा हेड है वो पहले डिलीवर होगा। ठीक है, तो वो हमारी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोली जाती है। ये मोर सेफ है बिकॉज शेप ऑफ फीटल हेड एंड पेल्विस ब्रिम आर अलाइक,
यानी कि फीटस का जो हेड का शेप है और पेल्विस का ब्रिम है उसकी जो शेप है वो एक जैसी सी है, बोथ राउंडेड शेप, यानी कि दोनों कैसे होते हैं, राउंडेड शेप होते हैं। सो इजी टू पास द फीटस थ्रू पेल्विस, तो जो फीटस है उसको वो पेल्विस से इजीली पास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लासेंटा, यानी कि जो प्लासेंटा है उसके थ्रू ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिक्रीट नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर HCG। तो अगर बात करें तो ये तीनों के तीनों ऐसे हार्मोन हैं जो क्या करता है, प्लेसेंटा क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन होता है और वो प्लासेंटा जो है सिक्रीट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन पे आए तो प्लासेंटा प्रोड्यूसेस हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, यानी कि HCG को प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन यानी कि HPL को प्रोड्यूस करता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मेमोट्रोफिन, HCS, रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सारे के सारे जो हार्मोन्स है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा के थ्रू जो है प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस बाय टेस्टिस इनटू मेल्स, यानी कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं बाय टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें कि ऑर्गेनोजेनेसिस अकर इन, यानी कि जो फीटस के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है वो कौन से ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें तो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, ना ही सेकंड में, ना थर्ड में, ना ऑल ऑफ द अबव। तो बाकी ऑप्शन जो हमारे गलत हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। एक्सप्लेनेशन में बात करें तो ऑर्गेनोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इट अकर बिटवीन द 2 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशनल, यानी कि जब प्रेगनेंसी का 2nd और 8th वीक है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें हमें ऑर्गेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज उसे बोलते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एट 8th वीक एवरी ऑर्गन सिस्टम ऑफ फीटस इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर बात करें 8th वीक पे हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ जेस्टेशनल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हिपैरिन, मॉर्फिन, नैलेक्सोन या वारफरीन। तो अगर बात करें मॉर्फिन क्रॉस करता है, नैलेक्सोन भी करता है और वारफरीन भी जो है क्रॉस करता है। तो हमारा हिपैरिन इज द करेक्ट आंसर कि जो क्या करता है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एंटीकोगुलेंट यानी कि हेपेरिन इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा, यानी कि ये एक सेफ ड्रग है क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि फीटल सर्कुलेशन कंटेन्स। तो अगर बात करें फीटल सर्कुलेशन की यहाँ पे, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज और कितनी वेन होती है जिसके थ्रू क्या होता है फीटल सर्कुलेशन होता है। तो अगर बात करें 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स, 2 आर्टरी 1 वेन
या फिर 2 वेन, 1 आर्टरी या फिर 1 वेन। तो अगर बात करें तो ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज एंड 1 वेन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन, यानी कि मदर्स और फीटस के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो 2 आर्टरी और 1 वेन की हेल्प से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, फुनिश बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज फ्रूनिश, इज एन अटैचमेंट कनेक्टिंग द फीटस विद द प्लासेंटा। यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर हम बात करें तो ये कनेक्शन होता है बिटवीन फीटस एंड प्लासेंटा का। ठीक है, नेक्स्ट इट कंटेन्स 2 आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा, यानी कि जो 2 आर्टरी होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा, एंड 1 वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा टू फीटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें कि द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एक एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जिसमें बेबी जो है सरवाइव करता है एट द टाइम ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो उसमें ये पूछा है कि एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या हमें प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम जर्किंग एंड इंजरी, ठीक है, या मेंटेन इंट्रायूट्राइन टेम्परेचर, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू फीटस, या फिर प्रोटेक्ट द प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें हमें बोल दिया कि अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस को इंजरी से या जर्किंग से जो है हेल्प करता है, या वो मेंटेन करता है इंट्रायूट्राइन टेम्परेचर, और दूसरी बात कि फीटस को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज कि प्रोटेक्ट्स द प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अगर बात करें तो हमें इसमें से कौन कौन से ऐसे सूटेबल ऑप्शन लगते हैं जो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड के क्या है, फंक्शन है। तो अगर बात करें तो हमारे ये चारों ही ऑप्शन सही जाते हैं कि ये सब के सब फंक्शन होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट कि हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो जर्किंग और इंजरी से प्रिवेंट करता है फीटस को, इंट्रायूट्राइन टेम्परेचर मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्ट करता है प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड को। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोटेक्ट द ग्रोइंग फीटस, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है ग्रोइंग फीटस को फ्रॉम आउटर जर्क एंड शॉक, यानी कि बाहर से अगर कोई फीटस को जर्क लग रहा है या शॉक लग रहा है तो उसको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हेल्प इन डायलेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि सर्विक्स डायलेशन में डिलीवरी के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड जो है हेल्प करता है उसको डायलेट करके। कीप द प्लासेंटल सर्कुलेशन कंटिन्यू इन लेबर ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो जो प्लासेंटा है, प्लासेंटल सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम यूट्राइन कैविटी, यानी कि जो यूट्राइन कैविटी है अगर उससे होने वाला कोई इन्फेक्शन है फीटस को तो ये उससे प्रोवाइड करता है बाय इट्स एसेप्टिक एंड बैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। मेंटेन इक्वल टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है उसको इक्वली मेंटेन करके रखता है। अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फीटस, यानी कि फीटस को मूवमेंट के लिए ये पूरी फ्रीडम अलाउ करता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि नेगल्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट, यानी कि नेगल्स फॉर्मूला किस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ईडीडी को, यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, या सर्वाइकल डायलेशन, एमनियोटिक फ्लूइड, या जेस्टेशनल एज। तो अगर बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेगल्स फॉर्मूला के बारे में, तो सर्वाइकल डायलेशन नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं, और जेस्टेशनल एज भी नहीं। तो अगर ये हमें हेल्प करता है तो वो करता है ईडीडी कैलकुलेट करने में, यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ
डिलीवरी। प्रॉपर क्लास इसके बारे में हो चुकी है हमारे इसी चैनल पे, तो आपको अगर इसके बारे में पढ़ना है तो जाके आप पढ़ सकते हैं। तो अगर बात करें नैगल्स फॉर्मूला हम ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अकॉर्डिंग टू नैगल्स फॉर्मूला। तो अगर बात करें नैगल्स फॉर्मूला क्या होता है, तो एडिंग 9 मंथ्स प्लस 7 days टू फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 20 days ऑफ साइकिल। यानी कि अगर किसी की साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने डेज की है, 28 डेज की है, तो अगर मान लो उसको जो उसके फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थे उसमें हमें क्या करना है, 9 मंथ ऐड करने हैं और 7 days प्लस करने हैं। ये हमारा क्या होता है, नैगल्स रूल। क्या कैलकुलेट करने के लिए, ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ प्रेग्नेंट वुमेन विजिट अ हॉस्पिटल विद हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 mg/dl। यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो हॉस्पिटल में आती है, हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 mg/dl। तो अगर बात करें लेस देन 8 mg/dl के हिसाब से अगर प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, तो 8 mg/dl एक ऐसी स्टैंडर्ड लिमिट है जिसके बाद हमें क्या करना होता है, ब्लड प्रोडक्ट जो है ट्रांसफ्यूज करना होता है, ठीक है। तो जस्ट 7 days बिफोर डिलीवरी वो आई है हॉस्पिटल लेस देन 8 mg/dl हीमोग्लोबिन लेके, जबकि उसकी जो ईडीडीए है वो 7 दिन बाद है, यानी कि डिलीवरी से 7 दिन पहले वो हॉस्पिटल आई है। द आइडियल ट्रीटमेंट इज, मतलब जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, ओरल आयरन टैबलेट, डीवॉर्मिंग द मदर, इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन। तो अगर बात करें इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन गलत हो जाएगा, डीवॉर्मिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, और ओरल आयरन टैबलेट देने का भी अभी लास्ट मोमेंट पे जो है कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो वो हमारा गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि अगर किसी पर्सन के अंदर 8 हीमोग्लोबिन से कम यानी कि 8 mg/dl से कम होता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, इफ अ वुमन हैज हीमोग्लोबिन लोअर देन 7 mg/dl एंड प्रेगनेंसी इज 34 वीक और मोर, यानी कि अगर किसी फीमेल का, प्रेग्नेंट लेडी का हीमोग्लोबिन लेस देन 7 mg/dl है और उसकी प्रेगनेंसी 34 वीक्स की है या फिर उससे ज्यादा वीक्स की है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल बी द ओनली चॉइस ऑफ ऑप्शन टू ट्रीट एनीमिया, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही हमारे पास एक ऐसा ट्रीटमेंट बचता है जो हम करने वाले हैं, बिकॉज देयर इज 7 days बिफोर डिलीवरी, मतलब उसकी डिलीवरी में ऑलरेडी बस 7 days ही बचे हैं। सो एक्सेप्ट ट्रांसफ्यूजन नो अदर इंटरवेंशन विल शो इफेक्ट, ठीक है। तो मतलब अगर हम उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के अलावा कुछ और करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कीगल एक्सरसाइज इज डन टू, यानी कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है, तो इंपॉर्टेंट है कि जो कीगल एक्सरसाइज है वो हम किसके लिए करते हैं, स्ट्रेंथनिंग ब्लैडर मसल टोन, प्रिवेंट यूरिनरी इंफेक्शन, असिस्ट इन टॉयलेटिंग या फिर प्रोमोट फ्लूइड इनटेक। तो अगर बात करें कीगल एक्सरसाइज, हम फीमेल्स को ज्यादा ये बताते हैं क्योंकि आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड जब उनके खत्म हो जाते हैं तो ये बेसिकली काम करता है, क्योंकि उनकी बॉडी की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म होने लगती है, ठीक है। तो अगर प्रोमोट फ्लूइड इनटेक नहीं होगा, असिस्ट टॉयलेटिंग नहीं होगा, प्रिवेंट यूरिनरी इन्फेक्शन ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो हमारा अगर कीगल एक्सरसाइज की बात करें तो वो स्ट्रेंथन करती है ब्लैडर मसल टोन को, ठीक है।
नेक्स्ट इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की, अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच देयर इज ब्लूइश वॉयलेट ब्लू और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना वॉल इज नॉन एज, यानी कि ऐसा कौन सा साइन है वो जिसमें हमारा ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, पर्पलिश दिखता है सर्विक्स, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चैडविक साइन, गुडल साइन, हैगार साइन या फिर ओशिएंडर साइन। तो उसकी अगर हम बात करें तो हमें वो चैडविक साइन में देखने को मिलता है कि चैडविक साइन में जो सर्विक्स है वो उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब कुछ साइंस की बात कर लेते हैं जो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखते हैं और हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी मींस objective assessment finding that strongly suggest but do not confirm pregnancy they are, ठीक है। तो हम बात करें, हाँ, तो प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी एविडेंस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो जैक्वेमर साइन की, तो ये होता है हमारा ब्लू और पर्पल कलर ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा, यानी कि अगर वेजाइनल म्यूकोसा का कलर ब्लू और पर्पल हो गया है तो उसको हम जैक्वेमर साइन बोला जाता है। नेक्स्ट चैडविक साइन की बात करें तो ये हमारा 4th to 10th वीक में देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के, अ डीप ब्लूइश पर्पल और वॉयलेट कलर ऑफ द वेजाइना सर्विक्स ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो और कंजेशन, यानी कि ज्यादा ब्लड फ्लो और कंजेशन होने के वजह से जो सर्विक्स है और वेजाइनल एरिया है उसका कलर क्या दिखने को मिलता है, ब्लूइश या फिर वॉयलेट कलर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ओशिएंडर साइन क्या होता है जो हमें 6th से 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्गर पल्सेशन फेल्ट इन लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स, ठीक है, लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स जो है उसमें स्ट्रॉन्गर पल्सेशन फील होती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई फ्रॉम एनलार्ज यूट्राइन आर्टरी, क्योंकि वहां पे एनलार्ज यूट्राइन आर्टरी से जो है ब्लड की सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट इज हैगार साइन जो 6 से 10 वीक में देखने को मिलता है। हैगार साइन इज सॉफ्टनिंग ऑफ स्टमस और लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है, कि सॉफ्टनिंग हो जाती है किसकी, स्टमस एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट की, एंड द फर्स्ट एंड देन फर्म सर्विक्स, और जो सर्विक्स है वो फर्म हो जाता है। गुडल्स साइन की बात करें तो ये भी 6 to 10th वीक में देखने को मिलता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन बाय प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट, इम्यूनो डायग्नोस्टिक प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। तो अगर हमें HCG हार्मोन की प्रेजेंस दिख रही है यूरिन में तो इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं हमें प्रेगनेंसी में, उसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। बलॉटमेंट एंड पाल्पेबल फीटल आउटलाइन, ये सारे चीज हमें क्या देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द प्रेग्नेंट वुमेन शुड अंडरगो टू कंफर्म द नॉर्मल प्रेगनेंसी, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें से ये कंफर्म होएगा कि जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, यूरिन, HCG, अल्ट्रासोनोग्राफी, परवेजाइनल एग्जामिनेशन या फिर एक्सरे। तो अगर बात करें तो हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है या इन्वेस्टिगेशन है जिससे ये कंफर्म होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ठीक है। बाकी यूरिन, HCG या प्रिवेंट परवेजाइनल एक्सरे हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हार्मोन दैट कंफर्म डायग्नोस प्रेगनेंसी इज, ऐसा इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारी प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है और डायग्नोस करता है, TSH, FSH, HCG या LH। तो बात करें तो HCG हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, कंफर्म करता है और डायग्नोस करता है किसको, प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल्दो प्रेजेंस ऑफ HCG इन द यूरिन एंड सीरम आर नॉट कंफर्म पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि ये प्रोबेबल साइन हो जाता है अगर यूरिन और ब्लड सीरम में HCG की प्रेजेंस देखने को मिलती है, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्रीज इन सम अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन। यानी कि ये कुछ और पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी इंक्रीज हो जाता है। इसके वजह से जो ये HCG हमारा यूरिन और ब्लड में देखने को मिलता है, तो ये हमारा कंफर्म या पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो है नहीं बोला जाता, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबल साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। amniocentesis is done to detect all the fetal abnormalities except, यानी कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड को जो है एस्पिरेट करते हैं थ्रू निडल। ठीक है, तो ये बताना है कि ये जो एमनियोसेंटेसिस करते हैं ये सारी फीटल एब्नॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करता है, लेकिन किसी एक को नहीं करता है इन ऑप्शन में से। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम या फिर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो या फिर मेंटल रिटार्डेशन। अगर बात करें तो डाउन सिंड्रोम, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो जो है डिटेक्ट हो जाते हैं हमारे किससे, एमनियोसेंटेसिस से। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन जो है एक ऐसी डिजीज है जो हम एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि सैंपल ऑफ एमनियोसेंटेसिस यूज्ड फॉर केमिकल एंड साइटोलॉजिकल स्टडी, जो सैंपल होता है एमनियोटिक फ्लूइड का एमनियोसेंटेसिस करके जो हम निकालते हैं वो यूज होता है केमिकल एंड साइटोलॉजिकल स्टडी में टू डिटेक्ट जेनेटिक एंड बायोकेमिकल डिसऑर्डर। यानी कि हम उससे डिटेक्ट क्या करते हैं, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल डिसऑर्डर लाइक डाउन सिंड्रोम, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड फीटल मैच्योरिटी बाय यूज ऑफ लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्या होती है, डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है जो हम एमनियोसेंटेसिस के थ्रू जो है डिटेक्ट करते हैं इन फीटस। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जटपाल स्कोर का एक हमारे पास क्वेश्चन आया है जो ऑब्वियसली देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करने को दे देते हैं। लाइक ऐसे एक क्वेश्चन आज हम देखेंगे, अ प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग हर फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, यानी कि उसकी एक फर्स्ट एंटीनेटल विजिट है जिसमें उसने बताया शी हैज अ 2 ईयर सन, यानी कि उसका एक क्या है 2 साल का बच्चा है, बोर्न इन 40 वीक, यानी कि वो 37 वीक अगर बोले तो टर्म होता है, तो वो आफ्टर टर्म पैदा हुआ, यानी कि टर्म पे पैदा हुआ है। अ 5 ईयर डॉटर बोर्न इन 38 वीक, यानी कि 5 ईयर डॉटर है जो कब डिलीवर हुई थी 38 वीक पे। एंड 7 ईयर ट्विन डॉटर बोर्न इन 35 वीक, यानी कि ये प्री मैच्योर जो ट्विन डॉटर हुई है ये प्री मैच्योर पैदा हुई हैं। ठीक है, 3 ईयर्स एगो शी हैड अ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इन 10 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि उसका एबॉर्शन की भी हिस्ट्री है। यूजिंग जटपाल स्कोर फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि अब हमारे से करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पूछ लिया है। तो अगर बात करें कि GTPAL, यानी कि जो अभी भी वो प्रेग्नेंट है, तो हमारा G1 यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। एक उसका 2 साल का बच्चा है, एक 5 साल की है, और एक उसको ट्विंस हुए थे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो G5 हमारा हो जाएगा। और टर्म पे कितने बेबी डिलीवर हुए हैं, 1 2, T2 हो जाएगा। प्री टर्म में हमारा एक हुआ है, एबॉर्शन एक हुआ है। लाइव उसके कितने बच्चे हैं, 2 ईयर वाला, 5 ईयर वाली एक बच्ची और 7 ईयर के 2 4 4, यानी कि ये हमारा जटपाल स्कोर जो है कैलकुलेट करके आया है। G5 T2 P1 A1 एंड लाइव
4, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सी सही। ठीक है, तो इसमें दिया गया है G5, T2, P1, A1 एंड L4। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि एक्रोनिम ऑफ जेटपाल रिफ्लेक्स, G फॉर ग्रेविडा, T फॉर ग्रेविडा मतलब कितनी बार, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज या नंबर ऑफ कंसीव कितनी बार हुआ है, T फॉर टर्म बर्थ कि कितने बच्चे टर्म पे जो है डिलीवर हुए हैं, P फॉर प्री टर्म बर्थ कि 37 से लेस वीक पे अगर कोई पैदा हुआ है तो वो प्री टर्म जाएगा। समटाइम्स P स्टैंड फॉर पैरा। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर अबॉर्शन एंड L स्टैंड फॉर क्या, लिविंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट अगर बात करें कि G5, T2, P1, A1, L4 इंडिकेट दैट देयर आर 5 प्रेगनेंसीज। ठीक है, ट्विन कंसीडर्ड एज 1 प्रेगनेंसी, 2 टर्म बर्थ हुए हैं उसके 40 एंड 38 वीक पे, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है। 1 प्री टर्म बर्थ हुआ है एट 35 वीक पे, तो P1 इसीलिए हुआ है, प्री टर्म मीन्स लेबर बिफोर 37 वीक, एंड 1 अबॉर्शन हुआ था जो कि हमें 10 वीक पे देखने को मिला था। इससे और 4 हमारे लिविंग चिल्ड्रन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्री एक्लैम्प्सिया इज अ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो प्री एक्लैम्प्सिया है वो एक प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, हाई बीपी, स्वेलिंग एंड प्रोटीन इन यूरिन, लो फीटल हार्ट रेट, एक्सेसिव वेट गेन एंड फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर बात करें प्री एक्लैम्प्सिया की, तो प्री एक्लैम्प्सिया एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हमें फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलता, एक्सेसिव वेट गेन नहीं दिखता, लो फीटल हार्ट रेट नहीं देखने को मिलता। अगर कुछ देखने को मिलता है तो हाई बीपी, स्वेलिंग, प्रोटीन इन यूरिन हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट कि प्री एक्लैम्प्सिया के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन ए में दिए गए हैं। Next is a complicated pregnancy characterized by hypertension, proteinuria, mainly albuminuria and edema called preeclampsia। अगर ये सारी complications देखने को मिलती है तो हमारा preeclampsia बोला जाता है। BP more than 140/90 mmHg after 20 week of pregnancy without significant प्रोटीनयूरिया कॉल्ड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि अगर हमारी जो बीपी है वो 20 वीक के बाद 140/90 देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या है, सिग्निफिकेंट प्री एक्लैम्प्सिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रोटीनयूरिया, वो नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्रेक्शियो प्लासेंटा आर एग्जांपल ऑफ। अभी हमने बात करें तो एंटीपार्टम हेमरेज के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्लासेंटा प्रेविया, नेक्स्ट इज एब्रेक्शियो प्लासेंटा। ठीक है, ये हमारे एंटीपार्टम हेमरेज के 2 टाइप्स होते हैं। तो अगर बात करें तो सीधा सा पूछ लिया कि प्लासेंटा प्रेविया एंड एब्रेक्शियो प्लासेंटा किसके एग्जाम्पल है, तो एपीएच के हैं, पीपीएच के हैं, एक्लैम्प्सिया के हैं या वेसिकुलर मोल के हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा ए यानी कि एपीएच के एंटीपार्टम हेमरेज के ये जो है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि 70% चांसेस होते हैं एपीएच के ड्यू टू प्लासेंटल ब्लीडिंग लाइक प्लासेंटा प्रीविया 35% एंड एब्रेक्शियो प्लासेंटा के होते हैं 35%। अगर बात करें कि 25% कॉजेज ऑफ एपीएच आर स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, 25% केसेस में ये देखने को मिलता है कि स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन के वजह से जो है रप्चर होता है यूट्रस, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड सम अननोन कॉजेज के वजह से 25% हमारा क्या देखने को मिलता है, एपीएच देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबॉर्शन अकर अप टू जेस्टेशनल एज। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं
कि 22 वीक अगर प्रेगनेंसी के क्रॉस हो जाते हैं तो उसको हम एज अ अबॉर्शन नहीं काउंट करते, लेकिन अगर 22 वीक से पहले किसी भी कारण के वजह से जो है अबॉर्शन हुआ है या मिसकैरेज हुआ है तो उसको हम काउंट करते हैं किसमें, अबॉर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस में ऑप्शन दिए गए हैं कि अबॉर्शन अकर अप टू द जेस्टेशनल एज ऑफ 32 वीक, 24 वीक, 36 वीक या 40 वीक। अब इसमें हमें 22 वीक नहीं दिया गया है, लेकिन हम उसके आसपास की वैल्यूज देखते हैं तो हमें 24 ऑप्शन दिया गया है। तो 24 वीक में अगर हमारा अबॉर्शन मतलब मिसकैरेज देखने को मिलेगा तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं क्या, अबॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज अबॉर्शन टर्म यूज टिल द पीरियड ऑफ वायबिलिटी ऑफ फीटस, यानी कि वायबिलिटी पीरियड जब तक क्रॉस नहीं होता है तभी तक हम क्या बोलते हैं उसको, अबॉर्शन। 22 वीक ऑफ अकॉर्डिंग WHO, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग 22 वीक्स हम बोलते हैं कि उससे पहले अगर मिसकैरेज होता है तो हम उसको काउंट करते हैं एज अ अबॉर्शन। आफ्टर दैट प्री मैच्योर लेबर टर्म विल बी यूज, यानी कि उसके 22 वीक के बाद हम क्या यूज करते हैं, प्री मैच्योर लेबर टर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ 27-year-old वुमेन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद स्पॉटिंग पर वजाइना बट नो पेन, यानी कि एक 27 ईयर ओल्ड की जो वुमेन है वो एडमिट हुई है हॉस्पिटल में, जिसने बताया कि उसको वजाइना से स्पॉटिंग हो रही है लेकिन कोई पेन देखने को नहीं मिल रहे हैं। हर हिस्ट्री रिवील्स 3 months एमेनोरिया, यानी कि उसकी जो हिस्ट्री है वो रिवील कर रही है 3 months के एमेनोरिया एंड कंफर्म प्रेगनेंसी टेस्ट, और कंफर्म हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। आफ्टर हर फर्स्ट मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, शी इज सस्पेक्टेड टू बी अ केस ऑफ अबॉर्शन, यानी कि अब हमें ये सस्पेक्ट हो रहा है कि वो किस केस में आ रही है, अबॉर्शन के। ठीक है, तो हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ अबॉर्शन इज सस्पेक्टेड मोस्ट लाइकली, यानी कि कौन से टाइप का अबॉर्शन हमें लगता है, मिस्ड अबॉर्शन या फिर इनएविटेबल, इनकम्प्लीट या थ्रेटन। तो हमने ऑलरेडी अबॉर्शन की क्लास में सारे टाइप्स के अबॉर्शन जो है डिस्कस करे थे, तो अगर हम देखें तो हमारा थ्रेटेंड ऑप्शन सही जाता है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन में हमें क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लेकिन ब्लीडिंग विद नो पेन। ठीक है, और यहां इसमें थ्रेटेंड अबॉर्शन में हमारा जो अबॉर्शन का लेवल होता है वो वहां तक जाता है कि जहां से जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती। ठीक है, तो हमारा आंसर सी विल बी करेक्ट कि थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है उसका केस ये प्रेग्नेंट लेडी बन गई है। ठीक है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग विद और विदाउट माइल्ड बैकएक और डल पेन इन लोअर एब्डोमेन इज यूजुअली द फर्स्ट साइन ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, ये जो साइन है ये किसके साइन है, थ्रेटेंड अबॉर्शन के। नेक्स्ट इज इनएविटेबल अबॉर्शन ओनली कंफर्म्स, यानी कि जो इनएविटेबल अबॉर्शन है ये तभी कंफर्म होता है इफ एग्जामिनेशन एंश्योर सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। अगर सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट देखने को मिल रहा है तो ही इनएविटेबल अबॉर्शन जो है कंफर्म होता है। मिस्ड अबॉर्शन शोज साइन ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रेगनेंसी सच एज डिक्रीज फंडल हाइट, यानी कि फंडल हाइट डिक्रीज हो जाएगी और क्या देखने को मिलेगा, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रेगनेंसी, किसमें, मिस्ड अबॉर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2 लीटर द कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कि अगर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट जो है वो बढ़ जाके 2 लीटर्स हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनोस, पॉलीहाइड्रोमिनोस, बैग टू वाटर्स या एमनियोनाइटिस। तो
तो हम अगर बात करें कोई चीज अगर बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली। अगर कोई चीज घटती है फ्लूइड के मामले में तो उसको हम ऑली बोलते हैं। तो आंसर हमारा जाएगा पॉलीहाइड्रोमिनोज, कि अगर हमारा अमाउंट बढ़ गया है एमनियोटिक फ्लूइड का तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ पॉलीहाइड्रोमिनोज। ठीक है, अ कंडीशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड्स 2000 ml ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। नॉर्मल वैल्यू अगर बात करें तो 600 to 800 ml होता है टर्म पे, यानी कि 37 वीक पे अगर बात करें तो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 600 to 800 ml। और अगर उससे ज्यादा है तो हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोज या फिर हाइड्रा एमिनोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिनोनिम ऑफ यूनिओव्यूलर ट्विंस, यानी कि यूनिओव्यूलर ट्विंस का सिनोनिम क्या होगा, आइडेंटिकल, फ्रेटर्नल, डाइजाइगोटिक या फिर बाइनोव्यूलर। तो बात करें तो आइडेंटिकल ट्विंस हम उसको बोलते हैं सिनोनिम्स को, किसको, यूनिओव्यूलर ट्विंस को। ना हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, ना सी और ना ही डी की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं द प्रेजेंस ऑफ टू यानी कि ट्विंस, कॉमनेस्ट और मोर एम्ब्रियोज यानी कि ट्रिपलेट्स, क्वाड्रिप्लेट्स या फिर क्विंटुप्लेट्स इन यूट्रस कॉल्ड मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अगर बात करें ट्विंस मोस्ट कॉमन या ट्विंस से ज्यादा 3, 4, 5 तक अगर बेबीज हमें प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, अब अगर बात करें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विन या फिर बाइओव्यूलर ट्विन या फिर हम उसको बोल सकते हैं फ्रेटर्नल ट्विन, जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं कितने, 80%। अब ट्विंस ये किससे फॉर्म होते हैं, फ्रॉम 2 सेपरेट फर्टिलाइज्ड ओवा, 2 स्पर्म फर्टिलाइज्ड 2 ओवा सेपरेटली, यानी कि 2 ओवा और 2 स्पर्म से ये फर्टिलाइज होके बनते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मोनोजाइगोटिक ट्विंस की, उसको हम आइडेंटिकल और यूनिओव्यूलर ट्विन भी बोलते हैं, जो 20% हमें देखने को मिलता है। तो ट्विंस डेवलप फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवा, यानी कि सिंगल फर्टिलाइज्ड ओवा से बनेगा 1 स्पर्म फर्टिलाइज 1 ओवा। सेम सेक्स ऑफ बोथ ट्विन हमें देखने को मिलते हैं किसमें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर, तो प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सीन इन प्रेगनेंसी। तो क्या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूबर्टी या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग 4th स्टेज ऑफ लेबर। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाते हैं और पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो होते हैं हमारा पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, स्पाज्मोडिक एंड पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विदाउट इफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स फ्रॉम द वेरी अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 8 to 10 वीक, कॉल्ड ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और हिक्स साइन। यानी कि अगर हम देखें कि हमें कोई इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट या स्पाज्मोडिक या पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारा इफेसमेंट और डायलेशन नहीं है सर्विक्स का, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स या फिर हिक्स साइन बोलते हैं। अल्टीमेटली इट मर्ज विद ट्रू पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट टर्म, और ये जब टर्म के टाइम पे किससे मर्ज हो जाते हैं, ट्रू पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, क्राउनिंग अकर इन विच स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि जो क्राउनिंग है वो कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलती है, 1st स्टेज, 2nd, 3rd एंड 4th। सबसे पहले तो हमें क्राउनिंग पता होना चाहिए कि क्राउनिंग क्या होती है।
तो क्राउनिंग ये होती है जो हमें फील होता है जब सर्विक्स डायलेट होने लगता है, तो हम जब वेजाइनल असेसमेंट करते हैं तो हमें जो पार्ट फील होता है दैट इज क्राउनिंग। तो वो अगर बात करें तो हमें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलता है क्राउनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। अगर बात करें कि स्कर्ट्स मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड डिस्क्राइब, यानी कि ये जो दो मेथड्स हैं ये किसको डिस्क्राइब करते हैं? मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा, डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, या फिर वे टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, या वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। तो अगर बात करें स्कर्ट्स मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं किसके लिए? कि मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा का जो डिटैचमेंट होता है वो दो मेथड से होता है, एक हमारा स्कर्ट्स मेथड और एक मैथ्यू डंकन मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले, देयर आर टू वेज और मेथड टू ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, दैट इज स्कर्ट्स और सेंट्रल सेपरेशन मेथड। यानी कि जो स्कर्ट्स मेथड होता है उसमें क्या होता है, पहले जो प्लासेंटा डिटैच होना शुरू होता है वो सेंटर से होता है डिटैचमेंट, और सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लासेंटा, यानी कि सेंटर से स्टार्ट होता है तब पेरिफेरल सेपरेशन होता है। ठीक है, लेकिन मैथ्यू डंकन की बात करें या फिर मार्जिनल सेपरेशन की बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें प्लासेंटा डिटैच होता है फ्रॉम मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा, यानी कि पहले जो साइड है वो सेपरेट होगी, उसके बाद जो सेंटर है वो सेपरेट होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी द पेरिनियल टीयर एक्सटेंड्स थ्रू द स्पिंचर ऑफ रेक्टम बट द रेक्टल म्यूकोसा इज इंटैक्ट, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे पेरिनियल टीयर जो है वो परफॉर्म किया गया है, तो उसकी डिग्री हमें बतानी है कि स्पिंचर ऑफ रेक्टम जो है इन्वॉल्व हुआ है लेकिन रेक्टल म्यूकोसा जो है वो इंटैक्ट है, वो वैसे के वैसी ही है। हाउ वुड यू क्लासिफाई दिस टाइप ऑफ पेरिनियल टीयर, यानी कि आप इस पेरिनियल टीयर को कौन सी डिग्री में जो है क्लासिफाई करोगे? तो क्या वो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? तो अगर बात करें वो होता है हमारा थर्ड डिग्री के अंदर, कि जो हमारा स्पिंचर ऑफ रेक्टम है वो इन्वॉल्व हो जाता है लेकिन रेक्टल म्यूकोसा इंटैक्ट रहती है। ठीक है, तो अगर बात करें लैसिनेशन ऑफ द पेरिनियम ड्यूरिंग डिलीवरी कॉल्ड टीयर ऑफ द पेरिनियम, ठीक है, उसको हम टीयर ऑफ द पेरिनियम बोलते हैं। 4 डिग्री होते हैं सिवियरिटी ऑफ कॉज बाय ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेजाइना एंड पेरिनियम ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वेजाइना होने के कारण जो है उसकी डिलीवरी जो हमारा कट है उसकी कुछ डिग्री बनाई है। तो फर्स्ट डिग्री टीयर इन्वॉल्व सुपरफिशियल टिश्यू ऑफ द पेरिनियल स्किन एंड वेजाइनल म्यूकोसा, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री में हम क्या बात करेंगे कि सुपरफिशियल टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसके, पेरिनियल स्किन के एंड वेजाइनल म्यूकोसा। सेकेंड डिग्री टीयर में इन्वॉल्व होता है फर्स्ट डिग्री टीयर प्लस मसल्स ऑफ पेरिनियम बट नॉट मसल ऑफ एनल स्पिंचर, यानी कि मसल किसकी, पेरिनियम की मसल इन्वॉल्व होगी लेकिन एनल स्पिंचर की मसल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। थर्ड डिग्री की बात करें तो इन्वॉल्व ऑल द टिश्यू ऑफ सेकेंड डिग्री एंड मसल ऑफ एनल स्पिंचर, यानी कि इसमें हमारा एनल स्पिंचर भी इन्वॉल्व हो जाता है। फोर्थ डिग्री की बात करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑल द टिश्यू ऑफ थर्ड डिग्री टीयर प्लस द रेक्टल म्यूकोसा, इसमें 3 डिग्री तो होती है प्लस रेक्टल म्यूकोसा को भी इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें अ ट्रांसवर्स ग्रोव फॉर्म्ड बिटवीन द अपर एंड लोअर यूट्राइन ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज, तो उन्होंने बोल दिया कि एक ट्रांसवर्स क्या हो रहा है, ग्रोव फॉर्म्ड हो रहा है बिटवीन अपर एंड यूट्राइन लोअर यूट्राइन में, तो उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है लेबर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो ऑलरेडी हम लेबर के
लेक्चर में ये कर चुके हैं कवर कि एक हमारा ये अपर यूट्राइन है, ये लोअर यूट्राइन है, ठीक है। हमारा जो फीटस है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहां से प्रेशर बाहर से लग रहा है, लेकिन अंदर से प्रेशर अपवर्ड लग रहा है, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, फीटस जो है बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये जो हमारा क्या बनता है, ग्रोव बनता है, इसको हम बोलते हैं बेंडल रिंग, ठीक है। तो बेंडल रिंग हमारा आंसर जाएगा, ना कंस्ट्रक्टिव रिंग, ना फिजियोलॉजिकल रिंग, ना एमनियोटिक रिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। constriction a transverse groove at a junction of thinned lower uterine segment and thin retracted upper the obstruction labor called pathological retraction ring and called Bendel ring। सेम बोला गया है कि अभी नॉर्सेट 8 में भी ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था कि उसमें फोटो देके आपको बताया पूछा गया था कि मदर लेटी है और यहाँ पे एक ग्रोव प्रेजेंट हो रहा है, तो उसमें ऑप्शन बताने हैं। तो हमारा आंसर बेंडल रिंग जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंजेक्शन मेथर्जिन इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्यों दिया जाता है मेथर्जिन डिलीवरी के टाइम पे? इन द स्टेज ऑफ लेबर या टू इंड्यूस लेबर टू प्रिवेंट पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज, या फिर आफ्टर प्लासेंटल डिलीवरी। तो हम बात करें तो हमारा पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शन मेथर्जिन जो है यूज होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। 2 आर्गोट डेरिवेटिव्स एग्जांपल मेथर्जिन, ठीक है, एंड आर्गोमेट्रिन आर यूज्ड एज ऑक्सीटोसिक, ठीक है। ये यूज होता है 2 आर्गोट डेरिवेटिव्स। इट स्टिमुलेट मोर फ्रीक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। So uterus pass into a state of spasm without any relaxation in between the contraction, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को हम स्टॉप ना करें, इसलिए हम इंजेक्शन ये आर्गोट डेरिवेटिव्स देते हैं। सो इट शुड बी गिवन आफ्टर डिलीवरी इफ शोल्डर टू प्रिवेंट पीपीएच कॉज्ड बाय एटोनिक यूट्रस, ठीक है। एटोनिक यूट्रस ना होने के कारण के वजह से पीपीएच हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, आर्गोट डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कि नर्स हैज टू काउंसिल अ प्रेग्नेंट लेडी रिगार्डिंग परपेरियम, यानी कि परपेरियम हमारा स्टार्ट हो जाता है कब, आफ्टर डिलीवरी टू, जब तक हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वापस अपनी पोजीशन पे रिकवर नहीं हो जाते, तो उसको हम परपेरियम बोलते हैं। शी हैज टू सजेस्ट द पेशेंट द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द परपेरियम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपेरियम, ठीक है। तो हमें उसको बताना है कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परपेरियम क्या होता है। तो 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक या फिर 8 वीक देखने को इनमें से कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो अगर बात करें परपेरियम की तो 6 वीक जो है वो देखने को मिलता है पीरियड ऑफ परपेरियम, जिसमें जो मदर है उसके ऑर्गन्स वापस अपनी जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था जो रिलेटेड था ओबीजीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, ठीक है, रिलेटेड टू आरआरबी एग्जाम हमारा, क्योंकि 29 को जो है हमारा एग्जाम आने वाला है और हमें बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से उस एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा होए तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि इसी तरीके से रोज हम आपके लिए एक मैराथन क्लास जो है लेके आने वाले हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप फ्री होके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।